दोस्तों हम आप बच्चों के लिए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स तैयार करा रहे हैं। तो ये कोर्स लगभग 40 आवर्स का वीडियो कोर्स है और इसके अंदर हम आपको पीडीएफ नोट्स या हार्ड कॉपी नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर हैं तो वो भी हम आपको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप ये पूरे के पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहें तो हमारी एप्लीकेशन है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहाँ पे देख सकते हो। और इसके अलावा हम कई सारी वीडियो इसमें फ्री भी हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। तो यूनिट 4 का सेकंड चैप्टर है केंजियन मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, जिसमें से हम पहले लेसन के बारे में बात कर चुके, इन तीनों के बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके। और अब हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वो है हमारा ये वाला चैप्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए एम्प्लॉयमेंट हो आउटपुट हो उसका डिटर्मिनेशन तब होता है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यानी कि आउटपुट बराबर हो। बच्चों ये वाली वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो मतलब आप एक काम कह सकते हो, लेकिन ये डेरिवेशन जो है वो आपकी बुक्स में दिखा हुआ है, रीडिंग्स में लिखा हुआ है। तो पहले मैं आपको डेरिवेशन करना सिखा देता हूँ, फिर मैं आपको उस वीडियो को इस वीडियो में जोड़ दूंगा जो कि हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि डेरिवेशन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, हालांकि उस वीडियो में डेरिवेशन नहीं है, इसलिए मैं पहले डेरिवेशन करा देता हूँ क्योंकि आपके रीडिंग्स में आपके सिलेबस में डेरिवेशन दी हुई है। इक्विलिब्रियम तब होता है जब y इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड हो, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब हम जानते हैं कि जो y है वो किसके बराबर होता है, c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, जी तो लिखा ही नहीं, g प्लस एक्स माइनस एम के बराबर। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही होता है क्योंकि ये सारा का सारा हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ये y है और इसका बराबर होना जरूरी है। इसके अलावा बच्चों हमने सीखा हुआ है कि जो c होता है वो किसके बराबर होता है, c बार प्लस सी वाई के बराबर होता है, और जो वाई डी होता है वो होता है y माइनस टी ए प्लस टी आर के बराबर। तो ये बच्चों आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम इसको पुट कर लें यानी कि पूरे के पूरे को ओपन कर लें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि c बार प्लस सी वाई, अब ये जो d है ना वाई डी, तो वाई डी का मतलब है y में से इसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे, टी ए प्लस टी आर बार, ठीक है, प्लस आई बार प्लस जी बार। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा सी वाई माइनस सी टी ए बार प्लस सी टी आर बार प्लस आई बार प्लस जी बार। अब आपको यहाँ पे बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ मैंने हाथ से लिखा हुआ है सी सी। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पे y जो है, अब हम क्या करते हैं, जो a लिख देते हैं जितने भी पे बार लगा हुआ है, यानी कि c बार हो गया या सी टी ए बार हो गया या सी टी आर बार हो गया या आई बार या जी बार, इन सबको हमने a बार बोल दिया है। इन सबको मिलाकर तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, y इक्वल टू a बार प्लस सी वाई। अब अगर हम इसको इस तरफ ले जाएं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस सी वाई इक्वल टू a बार, y कॉमन ले लिया तो 1 माइनस सी इक्वल टू ए बार, यानी कि y इक्वल टू, अब ये डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, इनटू ए बार। और जब हम इसको समराइज करेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा y इक्वल टू 1/1 माइनस ए सी इंटू डेल्टा ए बार, यानी कि डेल्टा ए यानी कि ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर का असर इनकम के लेवल पे पड़ेगा। ये इक्वेशन आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करें डायग्राम की तो डायग्राम से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ होगा बच्चों, ये यहाँ पे दो बना रखे हैं, मैं तो आपको सिंपल सा बता देता हूँ। देखिए ये मैं एक सी बना देता हूँ, हालांकि इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, लेकिन ये सिंपल सी है जो कि कंजम्पशन के लेवल के बराबर है। तो सी किसके बराबर होता है, सी बार प्लस सी टी ए माइनस टी वाई, ठीक है। ये आपका एक तरीके से आप कह सकते हो, सॉरी y माइनस टी होता है ना, y माइनस टी। ओके मैं दोबारा से लिख देता हूँ, c इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई माइनस टी ए माइनस टी वाई, ये आपकी c की इक्वेशन है। ओके ठीक है जी, ये हमारी c की इक्वेशन है। अच्छा जी, और ये जो है ना ये बच्चों, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड को दिखा रहा है, जो किसके बराबर है, ये बराबर है हमारा a बार प्लस सी वाई के।
इक्विलिब्रियम कंडीशन तब होती है जब इसको इंटरसेक्शन करेगा y, यानी कि ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से बच्चों जीडीपी का डिटर्मिनेशन होता है, बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक वीडियो मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, उस वीडियो में हमने टेबल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है कि जीडीपी का इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के ऊपर आते हैं कि हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन, और इक्विलिब्रियम तब होता है जब इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर बराबर होते हैं। ये हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम शुरुआत कर रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी से, यानी कि टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो रोल प्ले नहीं कर रही है, और गवर्नमेंट रोल क्योंकि प्ले नहीं कर रही है इसलिए दो ही सेक्टर होंगे। एक सेक्टर होगा हाउस होल्ड और दूसरा सेक्टर होगा फर्म। ठीक है जी। तो जब हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो हाउस होल्ड जो खर्च करेगा उसको बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फर्म जो खर्च करेगी उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि इन दोनों को जोड़कर हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोल देंगे। तो ये हमने ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ा होगा या आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। इसके अलावा ये तो हमारा है इनकम। बात करें बच्चों अगर एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर यानी कि जो भी हमारा एग्रीगेट आउटपुट होगा, इनकम जो होगी वो या तो कंज्यूम कर ली जाएगी या सेव कर ली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कह रहे हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बराबर होना चाहिए इनकम के, या आप ये भी कह सकते हो कि C+I होना चाहिए बराबर किसके, C+S के। यानी कि सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी में I और S दोनों बराबर बराबर होनी चाहिए। तो आप किसी भी मेथड का यूज कर लो, आप यही कहोगे कि इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम तब होगा जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, सामूहिक व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल होगा इनकम के, या कंजम्पशन इक्वल होगा इनकम के। तो ये तो बहुत सिंपल तरीके से हमने माना था, बहुत सिंपल मॉडल है, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट एंटर करती है मार्केट में। अब जब गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी यूज की जाती है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी यानी कि गवर्नमेंट के पास में कई सारे टूल्स हैं, जिसमें से पब्लिक डेट भी है, बोरिंग भी है, इसके अलावा आप कह सकते हो गवर्नमेंट के पास टैक्सेशन भी है, ट्रांसफर पेमेंट भी है। लेकिन यहां पर हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने मॉडल को सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दो ही चीज लेके चलेंगे, एक है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर G और दूसरा T। यानी कि G और T जो है वही हमारा मेन पर्पस है, वही आप कह सकते हो एक तरीके से हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो G और T है। चलिए ठीक है, बात क्लियर कर लेते हैं यहां से। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो G और T है वो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो G भी आएगा, T भी आएगा। यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, देखिए मैं आपको यहां पे समझा देता हूं, चलिए यहीं पे समझाने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, अपने G और T के माध्यम से, यानी कि गवर्नमेंट G के हेल्प से और T की हेल्प से, यानी कि सरकार खर्च करके और टैक्स लगा के अपने जो टारगेटेड ऑब्जेक्टिव हैं उनको पाने की कोशिश करती है। जैसे सपोज कीजिए गवर्नमेंट चाहती है एम्प्लॉयमेंट के लेवल को बढ़ाना, या जैसे अभी मान ले कोविड पीरियड हुआ था, तो कोविड में गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत बड़ी मात्रा में खर्चा किया, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ने बढ़ाया। तो इस तरीके की जो पॉलिसी है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी फिस्कल पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है बच्चों, कि गवर्नमेंट के कुछ टारगेट्स हैं, कुछ गवर्नमेंट के उद्देश्य हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, और गवर्नमेंट इस ऑब्जेक्टिव पे पहुंचने चाहती है, तो गवर्नमेंट के पास में अपनी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को परिवर्तन करना और टैक्सेस में पे चेंज करने के बाद गवर्नमेंट इस ऑब्जेक्टिव पे पहुंच सकती है। तो इस तरीके को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी फिस्कल पॉलिसी। यानी गवर्नमेंट किस तरीके की पॉलिसी अपनाती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाती है, जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है, टैक्सेस को घटाती है, या कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनाती है। जैसे मान लो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में बूम चल रहा है, तेजी चल रही है, महंगाई चल रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाएगी। तो बच्चों यहां पर आपको बेसिकली जो बातें आगे ले जानी है, इन शॉर्ट में ये सब मिटा रहा हूं, इन शॉर्ट आपको जो आगे बात ले जानी है वो ये है कि गवर्नमेंट के पास दो टूल्स है, गवर्नमेंट के पास दो टूल्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा नेट टैक्स। अब यहां पे नेट टैक्स वर्ड यूज किया गया है। नेट टैक्स का क्या मतलब है बच्चों, मैं भी वो भी बता देता हूं आपको।
नेक्स्ट टैक्स का मतलब है कि जो टैक्स है उसमें से आप माइनस कर दो जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है। यानी कि गवर्नमेंट कई प्रकार की सब्सिडी देती है, कई प्रकार के आप कह सकते हैं एक तरीके से छूट देती है, लोगों को ऊपर खर्चा करती है, इसको माइनस कर देंगे। यानी कि गवर्नमेंट जो है, जैसे ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ये तमाम तरीके के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, इन सबको हम क्या करते हैं, लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको बच्चों बोलते हैं हम नेट टैक्स। तो आपको नेट टैक्स का कंसेप्ट समझ में आ गया। यानी कि गवर्नमेंट के पास दो ही चीजें हैं, या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज करना या अपने नेट टैक्स को चेंज करना। हालांकि बच्चों कंसेप्ट जो है वो हमारा आगे आने वाला है। सबसे पहले उसमें कुछ बेसिक बातें बताने की कोशिश की जा रही हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिसमें से एक वर्ड हमारे लिए आया है जो हमें, जिसका वर्ड मीनिंग हमें पता होना चाहिए, वो है डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। अब देखिए, हम अपना जो कंसेप्ट है वो डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर लेके जा रहे हैं। यानी कि आपको यहां तक ये हमने समझाने की कोशिश की है कि गवर्नमेंट के पास दो टूल्स है, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा टैक्सेस, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो टारगेट ऑब्जेक्टिव है, उनको पाने की कोशिश करती है। नाउ वी कंसीडर अबाउट दी डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? देखिए, इनकम का वाईडी बोलते हैं इसको, वाई माइनस टी प्लस टी आर। तो इसको बोलते हैं बच्चों डिस्पोजेबल इनकम। इसका मतलब क्या हुआ, हमें सिंपल तरीके से समझना पड़ेगा कि जब गवर्नमेंट, ये होता है जो पैसा खर्च करने के काबिल है। जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो गवर्नमेंट ने मेरे को, जब 1 लाख रुपए की सैलरी है तो गवर्नमेंट टैक्स भी लेगी। मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मुझसे 20,000 रुपए का टैक्स ले लिया, अब साथ ही साथ मुझे 5,000 रुपए की सब्सिडी दे दी। यानी इस केस में जो नेट टैक्स है, अगर नेट टैक्स निकालना है तो ये फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लिखा है तो माइनस करना पड़ेगा, इसलिए इस ब्रैकेट को हम नहीं यूज कर रहे। तो जो नेट टैक्स है वो 15,000 है। यानी कि आपको क्या करना है, 1 लाख में से इस 15,000 को माइनस करने के बाद 85,000 रुपए आप बोलोगे यही मेरी डिस्पोजेबल इनकम है। यानी कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है बच्चों, इनकम में से पहले हम क्या करते हैं, टैक्सेस को माइनस करते हैं, ट्रांसफर पेमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा हमें की जाती है उसको हम ऐड कर देते हैं, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस सब का यूज ना करके हम केवल टी का यूज कर रहे हैं। इसीलिए जब आप ये बुक पढ़ोगे तो आपको वाई डी किसके बराबर लगेगा, वाई माइनस टी। तो यहां पे इस टी का मतलब है नेट टैक्स, इस टी का मतलब है नेट टैक्स। ठीक है बच्चों, तो अब टैक्स भी दो तरीके के होते हैं, आप याद रखिएगा। एक तो होता है लमसम टैक्स, लमसम टैक्स, ठीक है। एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। जैसे मान लीजिए लमसम टैक्स मान लीजिए 50 मान लीजिए हमने, तो इसका मतलब है कि जितनी भी आपकी इनकम हो, आपकी इनकम कुछ भी हो, 100 रुपये हो, 200 हो, 300 हो, तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो कांस्टेंट देना पड़ेगा। ये लमसम टैक्स हो गया। प्रोपोर्शनल टैक्स वो होगा जहां पे इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स अमाउंट भी बढ़ता है। मान लीजिए टैक्स जो रखा गया है वो रखा गया है 0.25y, तो इसका मतलब है कि इस केस में 25 रुपए का टैक्स लगेगा, इस केस में 50 रुपए का टैक्स लगेगा, इस केस में 75 रुपए का टैक्स लगेगा। तो सिंपल शब्दों में कहने की कोशिश करें बच्चों, तो यहां पर हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, और साथ ही साथ हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि टैक्स क्या होता है। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि अगर हम, जैसे हमने इनकम की बात की, तो y किसके बराबर हमने बताया था, C+S। ठीक है जी, यहां पे हमारा जो कंसेप्ट होता है वो C+S के बराबर होता है। अब इसमें टैक्स भी जोड़ देंगे तो ये हमारा इनकम हो जाएगा बिना, आप कह सकते हो एक तरीके से, टैक्स के साथ में। लेकिन अगर आपको इस तरीके से लिखना हो YD, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। तो ये तरीका भी बच्चों यूज वही कर सकते हो आप। इसका मतलब हमने क्या किया, y में से टैक्स को माइनस कर दिया है, तो YD = C+S हो गया है। अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है बच्चों, अभी हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या चल रहा है। यानी कि कंसेप्ट हमारा ये कहना की कोशिश कर रहा है कि हमारी इनकम किस तरीके से चेंज होती है। तो बच्चों यहां पर आपको यही सारी चीजें देखने को मिलेंगी, यही सारी बातें आपको समझाने की कोशिश की गई है। और अब हम आपको कंसेप्ट के पे वापस आ जाएं, तो यहां पर हमें बताने की कोशिश की गई है कि 3 सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है। हम बात कर रहे हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी की। तो 3 सेक्टर में 3 सेक्टर होंगे, एक हाउस होल्ड होगा, एक गवर्नमेंट होगी और एक फर्म होगी। तो गवर्नमेंट, हाउस होल्ड जब खर्चा करेगा तो उसको बोलेंगे C, गवर्नमेंट जब खर्चा करेगी तो उसको बोलेंगे G, और जब फर्म खर्चा करेगी तो उसको बोलेंगे I। ये आप समझ लीजिए। इसका मतलब इस स्थिति में जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होगा 3 सेक्टर इकोनॉमी में, वो किसके बराबर होगा, C+I+G के। और जो इनकम होगी वो किसके बराबर होगी, C+S+T के।
तो ये हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर है। तरीके से अगर हम देखेंगे तो जब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल की, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जब y के बराबर होता है तो आप ये भी कह सकते हो कि C प्लस आई प्लस जी किसके बराबर होगा? आप बोल सकते हो एक तरीके से C प्लस एस प्लस टी के। ठीक है जी, इसका मतलब C से C अगर कैंसिल हो जाएगा तो आप ये भी कह सकते हो कि जो I है वो किसके बराबर होगा? इन्वेस्टमेंट जो होगा वो S प्लस टी माइनस जी के बराबर होगा। ये भी आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम लेवल पे। यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल की कई सारी कंडीशंस बनाने की बात कही जा रही है, पर सारी की सारी कंडीशन इसी कंडीशन से आई है। आप ये भी बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि I प्लस जी किसके बराबर होगा? S प्लस टी के। तो बच्चों इक्विलिब्रियम कंडीशन के से ही हमारा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है, ये तो समझाने के लिए बताया गया है। ये बताया गया है कि इसको बोलते हैं T माइनस जी को बोलते हैं बजट डेफिसिट। डेफिसिट बोलते हैं इसको। यानी कि गवर्नमेंट में अगर टैक्स और ये बराबर बराबर है तो उसको बोलेंगे बैलेंस बजट, बैलेंस बजट। इसके अलावा अगर मान लीजिए सॉरी इसको तो बजट बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट। इसके अलावा अगर मान लीजिए टी जो है वो छोटा है जी से तो इसको बोलेंगे डेफिसिट, और अगर टी बड़ा है जी से तो इसको बोलेंगे सरप्लस बजट। इसका मतलब अगर आपको डेफिसिट बजट निकालना है, यही पता करना है कि डेफिसिट कितना है, तो जी में से माइनस करना पड़ेगा टी, लेकिन जो बजट होता है वो टी माइनस जी होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमको कंसेप्ट समझने के बाद हम अपने क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। एक और टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे, दिया हुआ है, ये बेसिक फंडामेंटल तैयार किया जा रहा है, मैं आपको समराइज भी कर दूंगा इसको। एडिंग टू दी कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता था? अगर आपको याद हो, हमने इस तरीके से बताया था कि C इक्वल टू ए प्लस बी वाई, आप ये भी बोलते थे इसको। ठीक है जी, या आप ये भी कह सकते हो ए प्लस बी वाई है। अब यहां पे क्योंकि टैक्स आ गया इसलिए आप इसको ऐसे लिखोगे C इक्वल टू ए प्लस बी वाई डी, क्योंकि कंजम्पशन हमारी इनकम पे डिपेंड नहीं करता बल्कि डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है। यानी कि आप सिंपल शब्दों में, उम्मीद करता हूं कि जितने भी बेसिक कंसेप्ट की आपको जरूरत है वो सब के सब आपको समझ में आ गए होंगे। यहां से हमारा पहला टॉपिक शुरू होता है जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड इनकम। तो ये हमारा पहला टॉपिक है जिसमें हम समझेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट किस तरीके से होता है। तो बच्चों दो मेथड हैं, एक तो जो मेथड है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो उसको बोलते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा और मेथड है बच्चों जिसको हम बोलते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट मेथड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड की, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड बताता है कि इक्विलिब्रियम तब होगा जब इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर बराबर हो। इसका मतलब जब y जो है वो C प्लस आई प्लस जी के बराबर हो तब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। ये बच्चों ये मान के चल रहे हैं। तो यहां पर हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके चल रहे हैं जिसमें उन्होंने क्या किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से एक न्यूमेरिकल एक टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो वो टेबल यहां बनाई हुई है बच्चों, यही टेबल हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और टेबल के अंदर जो जो कंसेप्ट है वो सारे के सारे हम आपको पूरी कोशिश करेंगे समझाने के लिए कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए कुछ हम वो ले लेते हैं, ओके। अब मान लीजिए सबसे पहले हमने इनकम ले ली, जैसे उसने दिखाया हुआ है सेम हम ले रहे हैं बच्चों, जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। हालांकि हम कुछ और भी ले सकते हैं, उससे भी कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हम आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं और टेबल आपको बना रखी है, आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए हम यही टेबल का यूज आपके लिए कर रहे हैं। तो इनकम का लेवल 300 लिया हुआ है, 400, 500, 600, 700, सॉरी ये तो हमने गलत लिख दिया, जो इसमें लिखा हुआ है वही मान लेते हैं बच्चों हम। तो इसमें लिखा हुआ है जो वही ले रहे हैं, तो 300, 500, ठीक है, 200 का गैप है उसमें, 700, 900, 1100, 1300 एंड 1500।
तो ये हमने मान लिया। चलिए, ये हमने मान लिया है, ये हमने एज्यूम कर लिया है। ओके बच्चों, इसके अलावा दूसरा हमें टैक्स है। देखो, टैक्स को हम मान के चल रहे हैं कि टैक्स जो है वो 100 है। इसका मतलब ये जो टैक्स लिया, ये लमसम टैक्स लिया, इसका मतलब जो हुआ कि जितना भी टैक्स होगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये इन्होंने माना हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करें बच्चों डिस्पोजेबल इनकम की, तो इनकम में से जब टैक्स को माइनस कर देते हैं तब हमारा डिस्पोजेबल इनकम आता है, और डिस्पोजेबल इनकम जो है वो इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा होगा 200, ये हमारा होगा 400, ये 600, ये 800, 900, 1000, 1200 और 1400। यानी कि अब हमारा जो डिस्पोजेबल इनकम है वो ये वाली है, और कंजम्पशन की जो इक्वेशन हमें दे रखी है बच्चों, वो दे रखी है 0.75, सॉरी 100 प्लस 0.75, C इक्वल टू 100 प्लस 0.75 YD। देखिए, इसको समझिएगा। इसका मतलब जो भी हमारा डिस्पोजेबल इनकम है उसका 75% तो खर्च किया जाता है, और उसमें 100 जोड़ देंगे जो कि हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैं इस वाली वैल्यू निकालना चाहूँ, इस वाली वैल्यू पर ये वाली वैल्यू निकालना चाहूँ, तो कैसे निकालूंगा? 100 प्लस 0.75 इंटू 400। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा सीधा सरल भाषा में 300 ही आएगा, और 300 में जब 100 जोड़ देंगे तो ये हमारा 400 ही आएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 200 का मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लीजिए ये 200 है, तो 200 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, 150 में 100 जोड़ेंगे तो 250 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो यही तरीका रहेगा आपका। इसी तरीके से यहाँ पे 600 है, मान लीजिए ये 600 है, तो ये हमारा 600 होता, तो ये हमारा 600 का मतलब ये हुआ कि ये हमारा बचेगा 600 को 0.75 से मल्टीप्लाई करके अगर उसमें हम 100 जोड़ दें तो जो हमारा आंसर आएगा वो 550 आएगा। ठीक है, तो यहां पे आप इसको क्या कर सकते हैं? 700 कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू हम बच्चों लिख रहे हैं बार बार, 850, इसके अलावा 1000 और इसके अलावा 1150। तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यही वैल्यू निकल के आएगी, कोई और वैल्यू निकलने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों इन्वेस्टमेंट की, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, तो दोनों को ही हमने 100 मान लिया है, और ये भी हम मान के चल रहे हैं कि ऑटोनॉमस है। बात करें बच्चों अगर हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज C प्लस I प्लस G। तो C की वैल्यू ये रही 250, I और G, इनको जोड़ देंगे, यानी कि इन सबको जोड़ने से हमारा 450 आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है आपको? इनको जोड़ना है बस। जोड़ दीजिएगा। ठीक है जी, यहां पे हम बात कर रहे हैं बच्चों डेफिसिट, या आप कह सकते हो इसका जो भी हमारा गैप है, यानी कि अनप्लान्ड इन्वेंट्री। अनप्लान्ड इन्वेंट्री, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट हुआ है वो 300 का हुआ है, और जो माल बिका है या बिकने की उम्मीद है वो 450 है, कि तो जो हमारी अनप्लान्ड इन्वेंट्री है वो 150 की है। इसी तरीके से 300 का आउटपुट है, 600 की डिमांड आई है, 500 की, तो इसका मतलब 100 है। यहां पे हम अनवांटेड जो इन्वेंट्री है हम उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये सब माइनस में, यहां पे प्लस में आना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल कहां डिसाइड होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन जो था वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल पे था। तो बच्चों मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इक्विलिब्रियम लेवल तब डिसाइड होता है जब y जो है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर बराबर। इसका मतलब ये जो 900 का लेवल है और ये वाला जो लेवल है 900, ये जब दोनों बराबर हैं, इसका मतलब किसी भी तरीके की जो इन्वेंट्री नहीं बची हुई है उस केस में जीडीपी का इक्विलिब्रियम होगा। यानी कि जो कंसेप्ट है हमारा, कंसेप्ट की बात करें कि डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट इनकम, तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट होगा 3 सेक्टर मॉडल में, जब हमारा एग्रीगेट आउटपुट और इनकम दोनों का जो लेवल है वो बराबर बराबर होना चाहिए बच्चों, तभी जाके इक्विलिब्रियम लेवल आएगा। और अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में कि हमारी जो इनकम है वो ज़्यादा है और हमारी जो
एक्सपेंडिचर है वो कम है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास अनप्लान्ड इन्वेंट्री बचेगी। इस इन्वेंट्री को कम करने के लिए जो इकोनॉमी है या जो प्रोड्यूसर है वो अपने आउटपुट को कम करेगा, और आउटपुट में ये कमी तब तक जारी रहेगी जब तक कि ये और दोनों बराबर बराबर नहीं हो जाते, यानी कि ये वाली कंडीशन में ये बराबर यहां पर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने 700 का आउटपुट किया और आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 150 है, इसका मतलब जो आपका डिजायरेबल स्टॉक है उससे कम आपके पास स्टॉक होगा, तो इसको आप यहां तक लेके आने की कोशिश करोगे। बच्चों यही सारी की सारी बातें आपको एक्सप्लेन की हुई हैं, यही सारी की सारी बातें अगर आप पढ़ोगे तो आपको यही सारी की सारी बातें मिलेंगी, कोई और बात है ही नहीं तो मिलेंगी कहां से, तो ये हमें समझना पड़ेगा। एक डायग्राम और बना रखा है बच्चों, ये डायग्राम भी हम आपके लिए बना देते हैं जिससे कि आपको अगर कोई कंसेप्ट में कंफ्यूजन हो तो वो आपको क्लियर हो जाए। यही डायग्राम की बात कर रहे हैं बच्चों। देखिए डायग्राम किस तरीके से इन्होंने बनाया है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। बुक में क्या किया हुआ है, नीचे लिया हुआ है एग्रीगेट आउटपुट, यानी कि आप इसको इनकम भी बोल सकते हो। आप इनकम भी बोल सकते हो। ऊपर हमारा लिया हुआ है हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले इन्होंने ये डायग्राम बनाया जो कि 45 डिग्री एंगल का ही है, क्योंकि ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई भी कह सकते हो, इनकम के लेवल को भी बता सकते हो, और इवन आउटपुट भी कह सकते हो, आप इसको कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम एक और कलर चेंज करके आपको एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम बनाएं, तो पहले कंजम्पशन का डायग्राम उन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है, और एग्रीगेट डिमांड जो है वो इससे ऊपर आएगा, यानी कि इनमें सी में जब आप G प्लस आई जोड़ दोगे तो आपका ये बनेगा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। और इक्विलिब्रियम लेवल के लिए जरूरी है कि आपका ये वाला जो पॉइंट है वो इंटरसेक्ट करे, यानी कि ये वाला जो लेवल है यही आपका इनकम का लेवल 900 का होगा। इसका मतलब बच्चों सिंपल तरीके से समझें कि अगर हम इस स्लोप की बात करें तो ये स्लोप हमें दिया हुआ है 100 प्लस 0.75y। ओके बच्चों, तो इस तरीके का जो स्लोप है वो लिया गया है। इसका मतलब जब स्टार्टिंग की बारी आएगी बच्चों, ये बुक में गलत बनाया हुआ है, 75-25 शुरू नहीं होगा बल्कि 100 से शुरू होगा। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, 100 से शुरू होगा ये वाला जो लेवल है, और ये वाला जो लेवल है ये शुरू होगा हमारा 300 से, क्योंकि ये वाला जो है वो ऑटोनमस कंजम्पशन से शुरू होता है। बाकी का तो सब कुछ बच्चों पॉइंट वाइज यही रहेगा कि इक्विलिब्रियम लेवल इस जगह डिसाइड होगा जहां पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और इनकम बराबर है। बच्चों डायग्राम यही है, टेबल वही है, सब कुछ वही है जो मैंने आपको समझाया है। एक इक्वेशन इसमें नहीं दी हुई है, वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ये बुक में नहीं दी हुई है लेकिन मैं आपके लिए बच्चों करा के दे रहा हूं। हमने माना कि जो y है वो है, हमें कैलकुलेट करना है। सपोज c की वैल्यू हमें दे रखी है 0.75 YD, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ये हमें गिवन है सवाल में, प्लस 100 प्लस था, 100 प्लस 0.75 YD। टैक्स हमें 100 दिया हुआ है, जी हमें 100 दिया हुआ है, इसके अलावा आई हमें 100 दिया हुआ है, और हमें इनकम का लेवल पता करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे अपना y इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी। तो यहां पे C की वैल्यू कितनी दी हुई है, C की वैल्यू दी हुई है हमें 100 प्लस 0.75। अब y की वैल्यू कितनी है हमें समझना पड़ेगा बेटा, तो y की वैल्यू की जगह हम y की वैल्यू लिख देंगे, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, और माइनस कर देंगे टैक्स। टैक्स क्यों माइनस किया, क्योंकि YD का मतलब ही ये होता है y माइनस टी, तो इसलिए टैक्स को माइनस कर दिया। प्लस I की वैल्यू 100 है, G की वैल्यू 100 है। तो यहां पर जब हम निकालने की कोशिश करेंगे तो 100 प्लस 0.75y माइनस 75 प्लस 100 प्लस 100, ये हमारी वैल्यू निकल के आ रही है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को इस तरफ ले जाते हैं, यानी कि y माइनस 0.75y किसके बराबर होगा, ये बचेगा 25 और 225 बचेगा। इसका मतलब y जो है वो 225 को डिवाइड कर देंगे 0.25 से, क्योंकि जब ये बचे माइनस होगा तो 0.25 ही बचेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करके ये 4 आ जाएगा, यानी कि ये आंसर जो है वो 900 ही आएगा। तो चाहे आप टेबल के थ्रू कहो, है ना, चाहे आप टेबल के थ्रू कहो, चाहे आप टेबल के थ्रू कहो, चाहे आप डायग्राम, टेबल के थ्रू भी वही बात हो गई, डायग्राम के थ्रू भी वही बात हो गई, और यहां पे हमने जो इक्वेशन बनाई है उसके थ्रू भी यही बात हो गई। इक्विलिब्रियम लेवल वही होगा जहां पर ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है। यही बच्चों पूरी तरीके से समझाने की कोशिश इस वाले चैप्टर के अंदर की गई है।
उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। बात करें सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच की, तो अकॉर्डिंग टू सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, यानी कि देखिए जिस तरीके से एग्रीगेट डिमांड अप्रोच है उसी तरीके से हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी है। और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच कहती है कि इक्विलिब्रियम तब होगा जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी कि जिस तरीके से y का एग्रीगेट डिमांड के बराबर होना जरूरी है, ये y और एग्रीगेट डिमांड बराबर बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो y एग्रीगेट डिमांड बराबर का मतलब है कि जो C प्लस एस प्लस टी भी बराबर होगा, किसके बराबर होगा बच्चों, यहाँ पे टी ए लिख दिया है माइनस टी आर, बराबर होगा C प्लस एस C प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम के। अब C से C तो कैंसिल हो गया, तो S जो होगा प्लस टी ए माइनस टी आर बराबर होगा G प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम के। अब कई तरीके के कॉम्बिनेशन इसमें बिठा सकते हैं, अगर हम इस टी आर को कैंसिल मान लें, ठीक है, क्योंकि टी आर को इसमें से मान लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि S प्लस टी माइनस जी इक्वल होगा I प्लस एक्स माइनस एम के। तो कई तरीके से इसको शो करते हैं, लेकिन यही तरीका है बच्चों सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो अगली वीडियो होगी आपकी, अगली मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो जैसे हमने इसको नंबरिंग दी हुई है, तो आपको जब आप एप्लीकेशन देखोगे तो इसको 4th वीक नाम दे देंगे, क्योंकि नंबर डाला हुआ है इस पर। उसमें हम आपको सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है वो हम समझाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।